हेलो वन, वेलकम टू जेवी बैच। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11th का फर्स्ट चैप्टर ऑफ फिजिक्स। ठीक है, फिजिक्स का हम फर्स्ट चैप्टर पढ़ने वाले हैं। तो पहली बात आती है थ्रस्ट। थ्रस्ट क्या होता है? इट इज़ अ ड्राइविंग फोर्स। मतलब कि इसको दो टाइप्स होते हैं। एक तो होता है यूनिफिकेशन एंड वन इज़ रिडक्शन। अब यूनिफिकेशन रिडक्शन क्या होता है वो समझो। यूनिफिकेशन मीन्स वी आर यूजिंग वन कॉन्सेप्ट फॉर डिफरेंट फिनोमिनाज। मतलब कि हम किसी एक कॉन्सेप्ट से अलग अलग फिनोमिनाज को हम क्या कर रहे हैं, उसका रीज़न बता रहे हैं, उसका कॉन्सेप्ट बता रहे हैं कि वो चीज़ क्यों हो रही है। फॉर एग्जांपल, हमारे प्लैनेट्स जो हैं, अर्थ है, वो सन के अराउंड क्यों घूम रही है? दैट इज़ बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। वी आर एबल टू सिट ऑन चेयर, दैट इज़ ऑल्सो बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। जैसे न्यूटन ने बताया कि एप्पल है वो नीचे क्यों गिरती है, दैट उसके पीछे भी वही रीज़न है कि ग्रेविटेशनल फोर्स है। तो जब हम अलग अलग चीज़ों को, अलग अलग फिनोमिनाज को एक कॉन्सेप्ट की वजह से सिखाएं, तो मान लो ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से बहुत सी चीज़ें हम सिखा देते हैं, तो होता है यूनिफिकेशन। रिडक्शन क्या होता है? कोई भी चीज़ है, हम उसके टुकड़े कर कर क्या आप उसकी स्टडी करते हैं जब, ठीक है, उसे हम कहते हैं रिडक्शन। अब आता है फंडामेंटल फोर्सेज इन नेचर। तो फंडामेंटल फोर्सेज इन नेचर चार तरह की होती है: ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स। ठीक है, तो इनको एक एक बार करके पढ़ते हुए चलेंगे। फर्स्ट इज ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स ऐसी फोर्स होती है जो कि कोई ऑब्जेक्ट लगाता है, कोई भी पार्टिकल लगाता है, और ये अट्रैक्टिव फोर्स होती है। मतलब कि जो, जैसे यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है कि जैसे ये M2 है और M1 है, तो जो M2 जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगाएगा वो अट्रैक्टिव है। मतलब कि M1 किस साइड आना जाएगा? राइट साइड। किसकी तरफ? M2 की साइड। M2 की साइड आना चाहेगा M1, क्योंकि M2 क्या लगा रहा है उसके ऊपर? ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, तो एक ये यूनिवर्सल फोर्स है। मतलब कि हर एक पार्टिकल्स जो भी यूनिवर्स में प्रेजेंट है उसके ऊपर ये लगती है। एंड रिमेंबर, जिस चीज़ के पास मास है उसके पास चार्ज हो ज़रूरी नहीं है, और जिसके पास चार्ज है वो ज़रूरी है कि उस चीज़ के ऊपर मास होगा। ठीक है, अब देखो ये ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला होता है। अभी क्या होता है, जैसे मान लो दो हमारे पास पार्टिकल्स हैं, मास 1 मास 2, M1 M2, और ये रेडियस, मतलब कि ये रेडियस नहीं है, ये आर का मतलब है डिस्टेंस बिटवीन टू पार्टिकल्स। ठीक है, तो जो फोर्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मल्टीप्लाई या प्रोडक्ट ऑफ मासेस के, एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके? डिस्टेंस बिटवीन दोज पार्टिकल्स। ठीक है, अब हम ये हमारी क्या होती है, एक इक्वेशन बन जाती है। ठीक है, हमारे पास ये रिज़ल्ट आता है। फिर इस रिज़ल्ट को हम इक्वल्स टू में, जब हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन इक्वल्स टू में चेंज करना होता है तो हम कांस्टेंट लगाते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा कांस्टेंट होता है वो होता है जी, और जी की वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10⁻11, और इसकी यूनिट क्या होती है? न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन kg²। अब ये कैसे आती है ये समझो। देखो, हमने फोर्स का फॉर्मूला क्या बताया? G m1 m2/r², ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, तो ये फॉर्मूला था। अब फोर्स की यूनिट न्यूटन, जी की हमें यूनिट निकालनी है तो जी को जी रहने दो। M1 मास, ठीक है, मास की यूनिट kg, ऐसे यूनिट। M2 की भी यूनिट kg, क्योंकि ये क्या है? मास ही है। r², मतलब कि r क्या है? डिस्टेंस के लिए मीटर, r²। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं न्यूटन जी kg इंटू kg² इंटू एम अपॉन m²। ठीक है, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो nm² अपॉन kg² इज इक्वल्स टू जी। तो ऐसे ऐसे यूनिट निकलती है। ठीक है, ये इसकी यूनिट ऐसे निकलती है। समझ आया कि जी को जी रहने दो, बाकी की यूनिट्स लिख दो, बाकी की ऐसा यूनिट्स लिख दो। जैसे डिस्टेंस की होती है मीटर, वेट की या मास की होती है केजी, फोर्स की होती है न्यूटन। तो उसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया, आपका आंसर आ जाएगा। अब ये समझ आया न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन kg² ये कैसे आया। ठीक है, अब इसके बारे में कुछ पॉइंट्स पढ़ लेते हैं। लॉन्ग रेंज फोर्स है। लॉन्ग रेंज फोर्स मतलब कहाँ सन है, कहाँ अर्थ है, इतना ज़्यादा डिस्टेंस है फिर भी ये फोर्स लग रही है। मतलब कि बहुत दूर दूर तक के डिस्टेंस पर ये फोर्स लग सकती है। जैसे अगर आपको ध्यान रखना है तो सन और अर्थ आप याद करके इसको एज अ ट्रिक याद कर सकते हो कि सन कितनी दूर है, अर्थ कितनी दूर है, तब भी फोर्स लग रही है, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है। ठीक है, तो क्या ये लॉन्ग रेंज फोर्स है। इट इज़ अ सेंट्रल फोर्स। सेंट्रल फोर्स मतलब ये एक ऐसी फोर्स है जो कि दोनों पॉइंट, जो पार्टिकल्स हैं हमारे पास, उनकी जब हम उनको मीट कर देंगे, ठीक है, स्ट्रेट लाइन लगा देंगे ऐसे, उनको हम ज्वाइन कर देंगे,
तो उसी पाथ के अलोंग क्या होगी, फोर्स लगेगी। मतलब कि इधर ये फोर्स लग रही होगी m2, इसको अपनी तरफ खींच रहा होगा तो ये इधर फोर्स लग रही है, और ये इधर फोर्स लगेगी m1, जब इसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहे हैं तो इधर फोर्स लगेगी m2 के ऊपर। ठीक है, तो ये क्या है, ये सेंट्रल फोर्स है इसी लाइन के अलोंग। ठीक है, इसी लाइन के अलोंग हमारी क्या लग रही है, फोर्स लग रही है। तो एक्ट्स अलोंग द लाइन जॉइनिंग द पार्टिकल्स। ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर। कोई भी चीज़ है जैसे एप्पल ही है, वो हमेशा ऊपर तो कभी जाएगा नहीं ग्रेविटी की वजह से, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से कहाँ आएगा, नीचे ही आएगा। ओ पे इनवर्स स्क्वायर लो, आर स्क्वायर हमने 1/r² हमने लिखा था। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स मतलब कि कॉन्टैक्ट की ज़रूरत नहीं है, बिना कॉन्टैक्ट भी फोर्स लगती रहती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपका नॉर्मल हो गया जो कॉन्टैक्ट फोर्स है, जब चीज़ें कॉन्टैक्ट में होती है तभी वो फोर्स लगती है। ठीक है, ये वीकेस्ट फोर्स इन नेचर है, वीकेस्ट फोर्स है। ठीक है, और ध्यान रखना इसके जो मीडिएटरी पार्टिकल्स हैं, मान लो जैसे अर्थ है। ठीक है, अर्थ अपनी ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा है। ठीक है, तो ऐसा तो नहीं है कि मान लो एप्पल गिरी, मतलब कि एप्पल है वो नीचे, जब वो डी अटैच हुई हमारे ट्री से, पेड़ से, तो वो ऐसा क्यों नीचे गिर गई। कोई चीज़ आई थी, अर्थ ने एक रस्सी भेजी, इनविजिबल रस्सी, रोप, जिसकी वजह से वो नीचे आ गई, नहीं। तो जो पार्टिकल एक मीडिएटरी पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स के, उसे हम बोलते हैं ग्रेविटॉन्स। ये इमेजिनरी पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, और अभी इसके ऊपर और डिस्कवरी चल रही है। ठीक है, और हम आगे बढ़ते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में कि सेंट्रल फोर्स हमने पढ़ लिया कि लाइन ज्वाइनिंग द दोस टू पार्टिकल्स, वहीं पे फोर्स लगती है सीधे। ओबे इनवर्स स्क्वायर ला, अगर ये दोनों चीज़ फॉलो कर रहा है कोई भी फोर्स, तो कैसी फोर्स है, कंजर्वेटिव फोर्स है। कंजर्वेटिव फोर्स मतलब ऐसी फोर्स जिसका जो वर्क डन होता है वो उसके पाथ पर डिपेंड नहीं करता, पर डिपेंड करता है उसके इनिशियल और फाइनल पॉइंट पर। ठीक है, मतलब वर्क डन इसके ऊपर डिपेंड नहीं करता कि जो कोई भी आपके पास पार्टिकल हो किस पाथ से आया, नहीं। इससे पता करता है कि इनिशियल और आपका फाइनल पॉइंट का क्या है, उससे क्या होता है, आपकी क्या करती है, वर्क डन आपका डिपेंड करता है उसके ऊपर। ठीक है, और वाइस वर्सा इसका ट्रू नहीं है। मतलब कि यदि कोई फोर्स कंजर्वेटिव है तो ज़रूरी नहीं कि उसके वो सेंट्रल फोर्स और वो ओबे इनवर्स स्क्वायर ला, वो इनवर्स स्क्वायर ला को ओबे करती है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। ठीक है, तो वाइस वर्सा इज़ नॉट ट्रू। फॉर अ क्लोज्ड पाथ वर्क डन ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स इज ऑलवेज ज़ीरो। कोई भी क्लोज्ड पाथ है उसके लिए जो वर्क डन होता है वो क्या होता है, हमेशा ज़ीरो होता है। ठीक है, और यदि आपको टाइम निकालना है, मान लो कोई भी दो ऑब्जेक्ट्स हैं, ऐसा माना जाता है कि जो ग्रेविटेशन की जो जो क्या कहते हैं स्पीड है, वो है सेम एज स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, तो आपको बताना है कि एक ग्रेविटेशनल फोर्स लगने के लिए किसी ऑब्जेक्ट पर कितना कितना टाइम लगेगा। ठीक है, अगर कोई डिस्टेंस दे रखा है तो होगा r/c, सी के यहाँ पे 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, जो कि हमारी जिस स्पीड से हमारी लाइट ट्रैवल करती है वैक्यूम में। ठीक है, ये वही फॉर्मूला है, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड को नीचे लेके आए हैं, टाइम को ऊपर लेके गए हैं, ये डिस्टेंस है r। ठीक है, नेक्स्ट आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ऐसी फोर्स होती है जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों चीज़ें होती हैं, मतलब कि इलेक्ट्रिक फोर्स भी लगती है और मैग्नेटिक फोर्स भी लग रही होती है, ऐसी होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। हम बोल देते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फोर्स है, मैग्नेटिक फोर्स है, बट ये होती है एक ही चीज़ है, एक ही फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। तो जो चार्ज होता है रेस्ट के ऊपर वो सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है और एक्सपीरियंस करता है सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड को। पर यदि हमने पढ़ा था कि ओरेस्टेड ने एक्सपेरिमेंट किया था जिसमें अगर चार्ज इन मोशन है, मतलब कि चार्ज अगर चल रहा है, तो वो दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगा और मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगा। हमने पढ़ा था क्लास 10th में ही कि सोलिनॉइड के लिए कैसी होती है, कोयल के लिए कैसी होती है, और स्ट्रेट लाइन कंडक्टर के लिए कैसे होता है, हमने सब कुछ पढ़ा हुआ है। ठीक, तो चार्ज इन मोशन क्रिएट बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड एंड कैन एक्सपीरियंस बोथ इलेक्ट्रिक फोर्स एंड मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, एक्सेलरेटिंग चार्ज स्टार्ट्स रेडिएटिंग एनर्जी इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ठीक है, अब ये समझो, एक्सेलरेटिंग चार्ज स्टार्ट्स रेडिएटिंग एनर्जी इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अब जैसे आपने एटम के बारे में पढ़ा होगा थोड़ा बहुत, तो मान लो ये एटम है, ये एटम है, ये इसका पॉजिटिव मतलब कि क्या है, न्यूक्लियस है, और ये बाहर इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, इधर इसकी वेलोसिटी जो है वो चेंज करती रहती है हर एक पॉइंट पर, हर एक पॉइंट पर क्या है, उसकी वेलोसिटी चेंज होती रहती है, डायरेक्शन चेंज होती है, वेलोसिटी चेंज होती है। और जब वेलोसिटी चेंज होती है तो इलेक्ट्रॉन जो है एक्सेलरेट करता है, एक्सेलरेशन। ठीक है,
तो एक्सीलरेट करते हैं तो इसने ये बोला कि एक्सीलरेशन है कि यदि कोई चार्ज एक्सीलरेटिंग चार्ज है तो वो रेडिएशन एमिट करता है। तो ऐसे ही यहाँ पे भी एनर्जी रेडिएट हो रही है, ठीक है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स फॉर्म कर रही है। तो इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी ऐसे कम कम होते होते ही इसको तो बिल्कुल न्यूक्लियस में गिर जाना था क्योंकि इसकी एनर्जी कम हो गई है। बट फिर बताया कि हर एक आगे थ्योरीज आई कि बताया कि हर एक इलेक्ट्रॉन का एक ऑर्बिट होता है, इसलिए वो नीचे नहीं गिरता, किसके पास, न्यूक्लियस के पास नहीं जाता, वो अपने ही ऑर्बिट में क्या कर रहा है, घूमता रहता है। ठीक है, ये समझ आया? ठीक है, देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन था, उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही थी, वेलोसिटी चेंज हो रही थी, एक्सेलरेट कर रहा था, एक्सेलरेट करेगा तो क्या होगी, एनर्जी रिलीज होगी, रेडिएट होगी और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की फॉर्म में वो रिलीज होगी। ठीक है, तो ऐसा मानना था कि साइंटिस्ट ऐसा पूछते थे कि इलेक्ट्रॉन फिर तो गिर ही जाना था न्यूक्लियस में, पर ऐसा नहीं हुआ क्योंकि आगे थ्योरीज आई कि हर एक इलेक्ट्रॉन का अपना अपना ऑर्बिट होता है तो वो वहीं पे घूमता रहता है। ठीक है, ये समझ आया? अब लाइक चार्जेस रिपेल करते हैं, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं। यहाँ पे कन्फ्यूजन कर लेते हैं बच्चे, बहुत आसान चीज़ है बट कन्फ्यूजन हो जाती है, कई बार जोश जोश में उल्टा बोल देते हैं। तो लाइक चार्जेस मतलब सेम चार्जेस, पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव। तो लाइक चार्जेस रिपेल करेंगे, पॉजिटिव पॉजिटिव से भागेगा, नेगेटिव नेगेटिव से भागेगा। अनलाइक चार्जेस मतलब अलग नेचर के चार्जेस, पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव। ठीक है, तो वो अट्रैक्ट करते हैं। व्हेन चार्ज इज रेस्ट, जब रेस्ट पे होता है चार्ज तो लाइक चार्जेस रिपेल करते हैं, लाइक चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं। ये हो गया। और ध्यान रखना कि जो एटम का जो साइज़ होता है वो एंगस्ट्रॉम में होता है और जो न्यूक्लियस का साइज़ होता है वो फर्मी में होता है। ठीक है, 10⁻⁻15, ठीक, 10⁻⁻15 मीटर। अब देखो 11th की जो ग्रेविटेशन चैप्टर है, ठीक है, और जो क्लास 12th में इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर है आपका, चार्जेस के बारे में वहाँ पे पढ़ते हैं, तो उनका जो कॉन्सेप्ट है वो सिमिलर है। तो जैसे यहाँ पे ये है, कोई दो चार्जेस हैं, उनके बीच में क्या बता रही है, फोर्स बता रखी है। तो फोर्स क्या होती है, के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। Q1 Q2 क्या है, कोई भी दो चार्जेस हैं, आर स्क्वायर उनका बीच का डिस्टेंस है, के की वैल्यू ये भी एक कॉन्स्टेंट है। यहाँ प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाने के लिए एक कॉन्स्टेंट आया है के, जिसकी जो वैल्यू होती है 9 × 10⁻9 इसकी वैल्यू होती है, और इसकी यूनिट होती है न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। अभी कैसे है ये समझ लो, पर उससे पहले ये समझो कि ये कैसे आया। ठीक है, एक बार डायग्राम से हम आपको समझाएंगे। Q1 Q2 ये उनके बीच का डिस्टेंस है। ठीक है, मान लो आर। तो जो फोर्स होती है, इलेक्ट्रिक फोर्स, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है Q1 × Q2, प्रोडक्ट ऑफ बोथ द चार्जेस, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है डिस्टेंस के स्क्वायर के बराबर, डिस्टेंस का स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है, तो इन दोनों चीज़ों को मिला दो तो एफ इलेक्ट्रिक इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। अब ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाना है तो इक्वल्स टू, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाना है तो इक्वल्स टू लगाएंगे, इक्वल्स टू लगाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा। वो कांस्टेंट क्या है, के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। ठीक है, के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला था। अब की हमने वैल्यू बता दी 9 × 10⁻9, 9 × 10⁻9, 9 × 10⁻9। ठीक है, अब इसकी हमें निकालनी है के की हमें यूनिट। ठीक है, तो बाकी सबको चेंज कर दो ऐसे यूनिट में। फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होगी, न्यूटन में, कोई भी फोर्स है न्यूटन में। ठीक है, के को के जिसकी निकालनी है उसको के रखो। Q1 चार्ज है, चार्ज के सही यूनिट कूलम, तो कूलम इंटू कूलम अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, डिस्टेंस मीटर में तो मीटर और उसका स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई न्यूटन मीटर स्क्वायर बाय कूलम स्क्वायर इज इक्वल्स टू के। ये आ गई इसकी ऐसा यूनिट, सिंपल। सी इंटू सी, ये सी स्क्वायर हो गया कूलम का स्क्वायर, एंड ये नीचे चला गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो के की वैल्यू आ गई न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, तो इसकी यूनिट आ गई। ठीक है, तब यूनिट निकालनी आ गई। अब यूनिट निकालने के बाद अब हमें पढ़ना है कि इसके 2-4 पॉइंट्स हैं, थोड़े बहुत पॉइंट्स हैं वो पढ़ लेते हैं। सेंट्रल फोर्स है और ये इन्वर्स स्क्वायर लॉ को ओबे करता है। ठीक है, तो ये कौन सी फोर्स हो गई, कंजर्वेटिव फोर्स। बताया था अगर ऐसी कोई भी फोर्स है जो कि सेंट्रल फोर्स है और ओबे करती है इन्वर्स स्क्वायर लॉ को, तो कंजर्वेटिव फोर्स है। बट ऐसा ज़रूरी नहीं कि यदि कोई फोर्स कंजर्वेटिव है तो वो सेंट्रल फोर्स और इन्वर्स स्क्वायर लॉ को ओबे करे, ऐसा ज़रूरी तो नहीं है।
बट यदि वो सेंट्रल फोर्स और ओबे करती है इनवर्स स्क्वायर लॉ को, तो वो ज़रूरी है कि वो कंजर्वेटिव फोर्स होगी। ठीक है, अब है वैल्यू ऑफ जी हमने किस में पढ़ा था, G m1 m2/r² ग्रेविटेशनल फोर्स में ना। तो वो मीडियम के ऊपर डिपेंड नहीं करती, बल्कि के की वैल्यू जो होती है वो मीडियम के ऊपर डिपेंड करती है, मतलब कि चेंज होती रहती है अकॉर्डिंग टू मीडियम, और जी की वैल्यू कांस्टेंट है। ठीक है, मेडिएटरी पार्टिकल्स बताया, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स में मेडिएटरी पार्टिकल्स होते थे क्या, ग्रेविटॉन्स। ऐसे यहाँ पे मेडिएटरी पार्टिकल्स क्या होते हैं, फोटॉन्स। ठीक है, और ये नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है, मतलब कि कॉन्टैक्ट की ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही लग जाती है। समझ गए, दूर दूर। हमने एग्जाम्पल अभी जो डायग्राम आपको दिखाया था, उसमें एक चार्ज एक जगह था और एक चार्ज दूसरी जगह था, तो उन दोनों में वो कांटेक्ट में नहीं थे, फिर भी उनके ऊपर क्या लग रही थी, फोर्स लग रही थी। ठीक है, तो नॉन कांटेक्ट फोर्स हो गई। टेंशन इन स्ट्रिंग आगे और चैप्टर आएंगे तो और अच्छे से आप पढ़ लोगे, अब अभी समझ लो। वैसे ही जो टेंशन होती है स्ट्रिंग में, जब हम स्ट्रिंग जो होता है ना उसमें टेंशन होती है। ठीक है, तो टेंशन फोर्स, ठीक है, टेंशन इन द स्ट्रिंग, फ्रिक्शन फोर्स। कोई भी चीज़ है, आपने मान लो टेबल पे नोटबुक रखी है, तो वो क्यों वहाँ पे एक जगह पर रुकी हुई है, ताकि क्योंकि फ्रिक्शन लग रहा है उसके ऊपर। नॉर्मल फोर्स बिटवीन सरफेसेस इन कांटेक्ट बताया था, नॉर्मल जब कोई भी चीज़ कांटेक्ट में होती है उसके ऊपर नॉर्मल लगता है। ठीक है, तो नॉर्मल फोर्स बिटवीन सरफेसेस इन कांटेक्ट। तो ये सारे एग्जांपल्स हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के। अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ना होती तो ये सब भी ना होते। ठीक है, और याद रखना ये जो फोर्स है ये 10⁻36 टाइम्स स्ट्रॉन्गर है ग्रेविटेशनल फोर्स के, मतलब कि कितनी तो ग्रेविटेशनल फोर्स है। ठीक है, और ये भाई कितनी स्ट्रॉन्गर है, कितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, इट इज़ अ लॉन्ग रेंज फोर्स। लॉन्ग रेंज फोर्स मतलब बड़े बड़े डिस्टेंस पर ही लगती रहती है, जैसे हमने सन और अर्थ का एग्जांपल लिया था, तो ये भी एक तरह की क्या है, लॉन्ग रेंज फोर्स है। और यहाँ पे कुछ याद करने वाली बातें, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 9.1 × 10⁻31 kg, मास ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल्स टू 1.67 × 10⁻27 kg। और इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज होता है नेगेटिव का, न्यूमेरिकल्स में हम नेगेटिव नहीं लेते बट पोलैरिटी के लिए हम नेगेटिव लगाते हैं, तो दैट इज़ 1.6 × 10⁻19। और जो प्रोटॉन के ऊपर जो चार्ज होता है वो होता है 1 पॉजिटिव का, पोलैरिटी के लिए हम प्लस लगाते हैं, तो 1.6 × 10⁻19। तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होता है वो सेम होता है, और जो मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन होता है वो भी लगभग सिमिलर होता है। ठीक है, तो ये चीज़ें याद रख लेना। अब होमवर्क क्या है ये सुनो। होमवर्क है कि मान लो एक प्रोटॉन है एक इलेक्ट्रॉन है, तो आपको रेशियो बताना है इलेक्ट्रिक फोर्स का और ग्रेविटेशनल फोर्स का। ग्रेविटेशनल फोर्स का आपको क्या बताना है, रेशियो बताना है। ठीक है, किसमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दे रखा है, ये फर्स्ट क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन आता है यदि 2 प्रोटॉन्स हैं। तीसरा आता है यदि 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो इन सब में ये रेशियो ही निकालना है, इसमें भी ये रेशियो निकालोगे, इसमें भी ये रेशियो निकालना है, इसमें भी ये रेशियो निकालना है। ठीक है, थोड़ा सा हिंट है, ये समझ लो। हमें निकालना है रेशियो कौन सा, इलेक्ट्रिक फोर्स का और ग्रेविटेशनल फोर्स का। ठीक है, इलेक्ट्रिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स, इनका हमें क्या निकालना है, रेशियो निकालना है। तो पहले बताओ इलेक्ट्रिक फोर्स का वो बताओ इलेक्ट्रिक फोर्स का फॉर्मूला। तो फॉर्मूला है Q1 Q2 बटे R² ठीक है, और रेशियो निकालना है तो डिवाइड बाय। ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला बताओ Gm1 m2/r²। ये क्या है, देखो ये क्या है, ये हो गई इलेक्ट्रिक फोर्स, डिवाइड का साइन लगा दिया, और जो ये लिखा है ये क्या हो गई, ग्रेविटेशनल फोर्स, और ये निकालना है। अब तुम देखोगे तो ये R² से R² कट जाएगा। ठीक है, तो तुम्हें वैल्यू निकालनी है ये हर एक क्वेश्चन के लिए। थोड़ा सा छोटा कर दिया है, बस आपको वैल्यू पुट करनी है और वैल्यू निकालने की कोशिश करनी है। ठीक है, तो समझ आया R² से R² क्यों कटा, क्योंकि पार्टिकल सेम है, चार्ज रेडियस मतलब कि जो डिस्टेंस है वो तो सेम ही रहेगा। ठीक है, ये कट जाएंगे और इसका आपको रेशियो निकालना है, तो सिंप्लीफाई करके आपको इसकी बस वैल्यू पुट करनी है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, हम नेक्स्ट वीडियो में आगे पढ़ेंगे।
दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड थैंक यू। पर उससे पहले आपको याद करने हैं 1 to 10 के क्यूब, मतलब 10 की रेस्ट पावर 3 1000, ठीक है। ऐसे ही 6 की पावर 3 बताओ क्या होता है। अब ऐसा नहीं कि तुम मल्टीप्लाई करने बैठ जाओ, मल्टीप्लाई करना नहीं है। क्या नहीं करना, मल्टीप्लाई। तो कैसे करेंगे, याद रखना है। क्या करेंगे, याद रखना है। तो इसका आंसर आएगा 216, ठीक है। ऐसे ही 3 का क्यूब पूछ लें, ये तो आसान ही है 27। तो आपको 10 तक के क्यूब याद करने हैं, और आपको 1 to 30 के आपको क्या याद रखने हैं, स्क्वायर याद रखने हैं। ये आज आपका होमवर्क है, ये दोनों चीज़ें। और ये यदि ये कर ले तो हर दिन का होमवर्क करते हुए चलोगे, कॉन्सेप्ट समझते हुए चलोगे, आपका जेई 2 साल में निकल जाएगा, ठीक है। तो यही आज के लिए एंड थैंक यू।